हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये जो है ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि भाई ये जो टाउन ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स वाला जो पार्ट है, तो इसमें 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में किस तरीके से इंडिया में ट्रेड चल रहा था, ठीक है। कौन बड़े जो है ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, ठीक है, और किस तरीके से वो ट्रेड कर रहे थे, और इंडिया के जो क्राफ्टमैन्स थे, जो वीवर्स थे, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो यूरोपियन कंपनीज जो हैं ऐसे एरियाज़ ढूंढ रहे थे, ऐसे इलाके ढूंढ रहे थे जहां उनको मसाले खूब सारे मिलें और कपड़ा जहां से उनको मिल जाए, ठीक है। तो वो इन दो चीज़ों की खोज में थे, ख़ास तौर पे मसाले, स्पाइसेस और टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, ठीक है। तो इनको ये ढूंढ रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ट्रेड करने के लिए यानी कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनीज बना ली, ठीक है। सो ये ट्रेडिंग कंपनीज हर एक यूरोपियन पावर, जो भी यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने अपनी अपनी बनाई, ठीक है। इंग्लिश थे, उन्होंने EEIC यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, वो बना ली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी, सब ने अपनी अपनी कंपनियाँ बना ली, ठीक है। भाई कंपनी बना के ही तो ट्रेड करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। सो इंडिविजुअल से बेटर है कि कंपनी बना के ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे से ट्रेड किया जाए। तो उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज बना ली। तो कंपनीज बना के और वो इंडिया की तरफ और बाकी और दूसरे देशों में भी ट्रेड करने लगे। अब ये सब देशों के साथ ईस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि वो पश्चिम के देश है ना, और इंडिया उनसे ईस्ट में पड़ता है। तो इंडिया से ट्रेड करने के लिए हर देश ने अपनी कंपनी बनाई, नाम रख दिया ईस्ट इंडिया, ठीक। शुरू में हुआ क्या, जब ये लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे शुरू में हमारे जो दो बड़े ट्रेडर्स हैं, एक तो है मुल्ला अब्दुल गफ्फार, ठीक है, मुल्ला अब्दुल गफ्फार, और ये दूसरे हैं वीरजी वोरा। ये कुछ ऐसे इंडियन ट्रेडर्स थे, यहाँ के ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जिन्होंने इन यूरोपियन पावर्स के साथ compete करने की कोशिश की। इन्होंने कंपटीशन किया, ठीक है। जब वो ट्रेडर आए, उन्होंने जब यहाँ व्यापार किया इंडिया में, तो इन लोगों ने ट्रेड उनके साथ कम्पीट किया। किसने? मुल्ला अब्दुल गफ्फार और वीरजी वोरा। लेकिन ये कंपटीशन ढंग से कर नहीं पाए। उसकी वजह थी, क्या थी वो वजह ये थी कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, ये अपनी नेवल पावर का यूज़ कर रही थी। इनके पास बहुत पैसा था, बहुत रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो इस वजह से मौला अब्दुल गफ्फार और ये जो वीरजी वोरा जैसे जो ट्रेडर हैं, ये अच्छे खासे बड़े ट्रेडर होते हुए भी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाए, ठीक है। और इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह गए? एजेंट्स। सिर्फ और सिर्फ इन यूरोपियन कंपनीज के एजेंट्स बन के रह गए, दैट्स इट, ठीक है। फिर आगे जो है हम देखते हैं सबसे अच्छा मॉडल किसने सेट किया, यानी कि सबसे बढ़िया इस मामले में यहाँ इंडिया में ट्रेड करने में सबसे ज़्यादा कामयाब कौन रहे? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, यानी कि आप कह सकते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा? यहाँ पे हमने ये देखा कि 16th और 17th सेंचुरी में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ मसाले और टेक्सटाइल को, यानी कि कपड़े और मसालों को ढूंढने लगते हैं, ठीक है। और उसके लिए वो अपनी जो है कंपनीज़ बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनीज़ बनाते हैं, कंपनियां बना ली, ठीक है। उसके बाद ट्रेड करना शुरू कर दिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो ट्रेडर जिन्होंने उनके साथ कंपटीशन किया, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए। कौन थे वो लोग? एक तो मुल्ला अब्दुल गफ्फार और वीरजी वोरा, ठीक है, नहीं टिक पाए। दूसरा, क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि यूरोपियन कंपनी जो यहाँ पे आ रही थी, अपनी नेवल पावर का यूज़ कर रही थी, अपने अच्छे खासे रिसोर्सेज का यूज़ कर रही थी, वो उनसे ज़्यादा बड़ी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कामयाब यहाँ पे कौन रहे? अंग्रेज, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं ये आ गई। कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ के जो बहुत सारे लोग थे, वो इस कपड़े के काम में जो है शामिल हो गए। यहाँ वो लोग इस काम को करने लगे और पैसा कमाने लगे, ठीक है। क्या क्या काम करने लगे? स्पिनिंग, मतलब कि धागा बनाना, ठीक है। उसके बाद जो है वीविंग, है ना, कपड़े को बुनना, ब्लीचिंग, साफ़ करना, उसे सफ़ेद करना और अच्छा बनाना, डाइंग, उसमें कलर करना, ठीक है। ये सारे काम वो लोग करने लग गए। यानी कि बहुत सारे इंडिया के लोग इस काम में इन्वॉल्व हो गए, इस काम को करने लगे, ठीक है।
और अपना कुछ पैसा कमाने लगे, राइट। उसके बाद इस सब का रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया का जो कपड़ा था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, है ना। इंडिया के जो टेक्सटाइल के डिज़ाइन थे वो अच्छे हो गए, क्वालिटी भी अच्छी हो गई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ थी, वो क्या थी कि यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे ना, यहाँ के जो बुनकर थे, वीवर थे, कपड़ा बनाने वाले थे इंडिया के, उनकी जो इंडिपेंडेंस थी, आज़ादी, वो छिन गई, ठीक है। तो उनकी जो आज़ादी थी वो छिन गई। किस चीज़ में आज़ादी छिन गई? आज़ादी इस चीज़ में छिन गई कि वो अपनी मर्जी का कपड़ा नहीं बना सकते थे अब, और अपनी मर्जी के लोगों को नहीं बेच सकते थे। इसके पीछे भी एक वजह है, वो क्या है? वो ये है कि इन लोगों ने, इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो वीवर्स थे, इन्होंने सिस्टम ऑफ एडवांस, यानी कि जो एडवांस मनी का जो सिस्टम है उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब ये सिस्टम ऑफ एडवांस क्या है? सिस्टम ऑफ एडवांसेस का मतलब ये है कि वो लोग, यूरोपीय के जो एजेंट थे, वो उनको एडवांस में पैसा देते कि भाई ये लो इतने रुपए और हमें माल तैयार करके दो, ठीक है। अब जब पैसा ले ही लिया है तो उन्हीं को माल देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जैसा डिज़ाइन वो बनवाएंगे वैसा ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो ये जो दोनों तरह की उनकी आज़ादी थी ये छिन गई, ये बात, ठीक है। तो इनके पास अब जो है कोई लिबर्टी नहीं है, ठीक है, अपना प्रोडक्शन किसी और को बेचने की और अपने खुद के डिज़ाइन और पैटर्न्स बनाने की, ठीक है, ये हुई बात। और उसके बाद जो है सिर्फ कंपनी के जो एजेंट्स हैं उनको ही अपना प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत सारे लोग कपड़े से जुड़े हुए जितने भी काम थे उन कामों को करने लग गए, ठीक है। वो स्पिनिंग है, वीविंग है, ब्लीचिंग है, डाइंग है, वो सब, है ना। कपड़े जो है धागा बनाना, कपड़ा बुनना, उसको साफ़ करना और उसमें कलर करना, रंग करना, ये सारी चीज़ों में लोग लग गए, ठीक है। इंडिया का जो कपड़ा था उसकी क्वालिटी और अच्छी हो गई, ठीक है, होनी थी, इतने सारे लोग लगेंगे तो काम करेंगे तो। और उसके बाद जो है एक गड़बड़ थी कि उन क्राफ्ट पर्सन्स की, व्यूअर्स की जो इंडिपेंडेंस थी, उनकी जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई। कारण था सिस्टम ऑफ एडवांस, एडवांस मनी लेके काम करने लगे। देता कौन एडवांस मनी? यूरोप के जो एजेंट्स थे वो देते। लेता कौन? जो वीवर क्राफ्ट पर्सन थे इंडिया के, वो लेते। अब इसमें क्या क्या आज़ादी छिन गई उनकी? एक तो वो फ्री नहीं रहे अपने माल को किसी और को बेचने के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। और दूसरी बात, उनके अपने खुद के डिज़ाइन वो नहीं बना सकते थे, वैसा डिज़ाइन बनाना है जैसे यूरोप वाले कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है कंपनी के एजेंट इन चीज़ों को लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। सो अब 18वीं सेंचुरी है ना, 18वीं शताब्दी है, उसमें होता क्या है कि कुछ दूसरे शहर, पहले जो हमने शहर पढ़े थे, ठीक है, अब उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो व्यापार चल रहा है उसमें यूरोप के जो व्यापारी हैं उनका बहुत दबदबा है, यूरोपियन कंपनीज का बहुत दबदबा है, ठीक है। तो वो शिफ्ट हो गए किस एरियाज़ में, जैसे कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो ये 3 जो शहर है ना, ये तो बन गए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जो सूरत, मसूलीपट्टनम हैं उनकी वैल्यू हो गई कम। तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई और ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये सब, ये तीनों। तो उस टाइम पे इन तीनों की वैल्यू बढ़ गई, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और बदलाव देखने को आया। वो क्या था कि इन ब्लैक टाउन्स का, इंडिया के मर्चेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, या इंडिया के जो वीवर्स हैं, कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, वो जिन एरियाज़ में रहते हैं उन एरियाज़ को बोलते थे ब्लैक टाउन्स, ठीक है, ब्लैक टाउन्स। क्योंकि ये जो वाइट ब्लैक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उन अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा हुआ। वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ वालों को एक टर्म दे दिया, यहाँ के जो नेटिव लोग थे, यानी कि यहाँ के जो देशी लोग थे, उनको एक टर्म दे दिया ब्लैक्स, ठीक है। खुद को बोलते थे वाइट्स, ठीक है। और खुद किन में रहते थे? वाइट कॉलोनीज़ में रहते थे। 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में अपनी कॉलोनीज़ बना के रहते थे ये लोग, ठीक है, वाइट एरिया था ये। और दूसरा फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं वाइट एरियाज़ के। और बाकी जहाँ पे इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, ये जो वीवर्स हैं, ये सब रहते हैं, उन एरियाज़ को क्या बोलते थे, उन कॉलोनीज़ को क्या बोलते थे? ब्लैक टाउन्स, ठीक है। आई समझ में बात? फिर जैसे जैसे यूरोपियन ट्रेडर्स आते गए, इसके बाद उन्होंने किस तरीके से यहाँ व्यापार फैलाया, कैसे इन्होंने क्या कदम उठाए, कैसे यहाँ अपना दबदबा बनाया,
ये सब हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, ये चैप्टर तब आएगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल।